उदाहरण 15 में क्या कह रहा है कि P के किन मानों के लिए इन दोनों ही समीकरणों का जो ये दोनों ही समीकरण है, इन समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब x और y का मान निकलेगा। ठीक है, तो P का किन मानों के लिए हमें ये पता करना है। चलो हम सबको जानते हैं। देखो, दिए हुए समीकरण दो समीकरण हैं, इन दोनों ही समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। हम सबको जानते हैं ये दोनों ही समीकरण है। तो ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण में जो x के साथ गुना हो रहा है वो a1 होता है, जो y के साथ गुना हो रहा है वो b1 होता है, और जिसमें चर नहीं होता है यानी x y नहीं होता है, अचर पद होता है, उसको हम बोलते हैं c1। तो a1 4, b1 p और c1 8 हो गया। उसके बाद दूसरा जो समीकरण होता है उसमें x जिसके साथ गुना हो रहा है वो हमारा b1 है, सॉरी a2। उसके बाद y जिसके साथ गुना हो रहा है वो है b2, और जो अचर पद है वो हमारा हो जाता है c2। चलो यहाँ हम लोग साथ में बनाते चलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हल, चूँकि ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव होता तो फटाफट से यूँ ही मुंह से ही ज़्यादातर बना करके हम लोग कर देंगे। ठीक है, देखो हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिख लो पहले, दत्त समीकरण युग्म। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब जो समीकरण है उसको लिख लो, 4x जोड़ py जोड़ 8 बराबर 0। एक बात, अगर आप क्वेश्चन को उतार लेते हो तो ये सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हल लिख देंगे। लिखने के बाद चूंकि हमें समीकरण दिखाई दे रहा है तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि हम यहाँ, वैसे यहाँ तो नज़र आ रहा है, जब हम बनाएंगे एग्ज़ाम में तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर नंबर डालेंगे और हल लेकर के इस तरह से लिख देंगे, या फिर अगर क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। खैर चलो, और दूसरा समीकरण है 2x जोड़ 2y जोड़ 2 बराबर 0। चूँकि हमें क्या चाहिए, अद्वितीय हल चाहिए, है ना। लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, हमें चाहिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 का, राइट। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, a1 की जगह a1 डालना है, a2 की जगह a2 डालना है। इन दोनों ही समीकरण को देख करके यहाँ लिखेंगे, या a1 कितना है, तो पहला समीकरण x के साथ जो गुना है वो a1 हो गया, तो a1 हमारा 4 हो गया। उसके बाद a2 कितना है, तो दूसरा समीकरण में जो x के साथ गुना हो रहा है वो हमारा a2 हो गया, तो ये हो गया 2। उसके बाद जैसा है, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है लिखेंगे। उसके बाद b1 चाहिए, b1 क्या होता है, तो पहला समीकरण जो y के साथ गुना रहा है, y के साथ क्या गुना रहा है, p हो रहा है, यानी b1 हमारा p है। ठीक है, b2 चाहिए, b2 दूसरा समीकरण में जो y है, y किसके साथ गुना है, 2 के साथ, तो ये 2 हमारा b2 हो गया। ठीक है, बस इसी को हमें आगे बढ़ाते चलना है, या लिखेंगे। अब इनको हम क्रॉस गुना कर देंगे, या फिर ऐसे सिंपल करो, देखो ये कट जाएगा ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, है ना। चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत, p बटा 2, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलो अब क्या हो जाएगा, इस 2 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, तो 2 और इस 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए 4 बराबर नहीं p। यानी कि हम कहेंगे p का जो मान है वो 4
नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 के अलावा p का मान 4 के अलावा कुछ और हो जाए तो फिर इन दोनों ही समीकरणों का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल निकलेगा। यदि p का मान यानी p के जगह अगर 4 हो जाए तो फिर समीकरण युग्म का जो हल है वो नहीं होगा। समझ में आई बात? 4 के अलावा कुछ और आ जाए, सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, 4 के अतिरिक्त जो है p के जो भी मान ले लें, ठीक है, p के प्रत्येक मान चाहे कोई सा भी ले, p के जगह हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, घटा 1 ले लें, घटा 2 ले लें, घटा 3 ले, या मर्जी आपकी, सिर्फ 4 को छोड़ करके p का मान 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p के प्रत्येक मान के लिए जो है, प्रत्येक मान के लिए दत्त समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। समझ में आई बात? p का मान 4 नहीं होना चाहिए और p का मान 4 के अलावा कुछ और भी हो जाए तो फिर इन दोनों ही समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, हल निकलेगा। केवल एक ठो हल यानी x और y का मान निकलेगा। चलो उतार लो इसको।